नमस्कार साथियों। सर डाइजेस्ट के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम अक्षर। जैसा कि आप लोगों को पता है कि आज 5 जून है और आज विश्व पर्यावरण दिवस है। इस विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर हमें महात्मा गांधी की वो पंक्तियां याद आती हैं कि यह जो पृथ्वी है वो हर व्यक्ति की जरूरत को वो पूरा कर सकती है, लेकिन किसी एक भी व्यक्ति के लालच को पूरा नहीं कर सकती। तो यह जो 5 जून है, इस 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर दुनिया का हर एक नागरिक जागरूक होता है कि पर्यावरण की सुरक्षा करनी है और पर्यावरण के प्रति जो है वो अपनी अवेयरनेस दिखाता है। लेकिन क्या यह पर्यावरण दिवस केवल और केवल एक दिवस के रूप में ही रह गया? जब यह 5 जून आता है तो लोग सक्रिय होते हैं और उस पर कार्य करते हैं। हमें यह जानने और समझने की जरूरत है कि केवल इस दिन के लिए ही नहीं बल्कि हर दिन हमें पर्यावरण को संतुलित करने से बचाने के लिए कार्य करने की आवश्यकता है। तो चलिए समझते हैं यह पर्यावरण दिवस क्यों मनाया जाता है और इसका उद्देश्य क्या होता है। सबसे पहले तो हम लोग समझ लेते हैं कि पर्यावरण क्या है, इसका अर्थ क्या है। संक्षेप में समझने की कोशिश करते हैं कि पर्यावरण को अगर हम शाब्दिक दृष्टिकोण से देखें तो इसे दो भागों में बांट के देख सकते हैं। एक है पर्यावरण, आवरण। सामान्य शब्दों में अगर कहें तो हमारे चारों ओर का जो आवरण है उसे हम पर्यावरण, हमारे चारों ओर की जो आवरण है वह पर्यावरण। अब देखेंगे अगर तो हम अगर इसको दो घटकों में बांट के देखें तो एक घटक है आपका जैविक घटक और दूसरा है आपका अजैविक घटक। इस अजैविक घटक में अगर हम देखें तो सबसे पहले हम वायुमंडल को बात करें कि जहां पे हमारी जलवायु प्रणाली, वायुमंडलीय जो गैसें हैं उनका संतुलन, वो सारी चीजें इससे संबंधित। दूसरा जलमंडल, नदियां, महासागर, झील, झरने, ये सारी चीजें क्या है वो भी एक अजैविक घटक का पार्ट है। स्थल मंडल के अंतर्गत मृदा और शैल, चट्टानें आदि जो है वो इसके अंतर्गत आती है। जीव मंडल में जो जैविक घटक है उसके अंतर्गत जीव जंतुओं, पादपों आदि को भी शामिल करती है। यानी कि ये जो जैविक घटक है उन पर उनके जो वातावरण है यानी अजैविक घटक है उनका सीधा सीधा प्रभाव पड़ता है। तो अगर ये अजैविक घटक में किसी प्रकार का संतुलन होता है तो वह पूरे के पूरे पर्यावरण को जो है वो असंतुलित करने का काम करेगा। इसीलिए विगत वर्षों में व्यापक स्तर पर अंधाधुंध संसाधनों का उपयोग किया गया जिसकी वजह से पर्यावरण में असंतुलन बना। तो सबसे पहले दुनिया के देशों ने जब यह महसूस किया कि हमारे पर्यावरण में खामियां उत्पन्न हो रही है जिसकी वजह से चरम घटनाएं हो रही है, जलवायु में परिवर्तन हो रहा है, तापमान में वृद्धि हो रही है, बिन मौसम बरसात हो रही है और इसके साथ ही साथ नदियों में जो जलवायु परिवर्तन होने की वजह से बाढ़ जैसी संभावनाएं जो है वो आ रही है। तो इसकी वजह से 1972 में संयुक्त राष्ट्र मानव पर्यावरण सम्मेलन स्टॉकहोम में आयोजित किया गया। इस सम्मेलन में पहली बार वैश्विक स्तर पर पर्यावरण संरक्षण के लिए जो है वो एक साझा मंच तैयार किया गया और इसमें यह ध्यान में रखा गया कि दुनिया के देश मिलकर पर्यावरण को संरक्षण और बचाने के लिए और पर्यावरण को बेहतर करने के लिए कार्य करेंगे। और 1973 में 5 जून 1973 को पहली बार जो है यह दिवस मनाने की बात की गई और उसकी जो थीम थी ओनली वन अर्थ, ओनली वन अर्थ। एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। पहली बार जो है पर्यावरण दिवस कब मनाया गया तो 5 जून 1973 को जो है पहली बार पर्यावरण दिवस मनाया गया और उसकी जो थीम थी ओनली वन अर्थ। उसके बाद जो है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूएनडीपी, यूएनईपी, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, इससे इसकी मॉडल एजेंसी बनाया गया और इसका जो मुख्यालय है वो नैरोबी, केन्या में। वर्तमान में अगर हम लोग देखें तो पर्यावरण के समक्ष कौन कौन सी चुनौतियां उत्पन्न हुई। विगत दिनों यह देखा गया कि भारत में वायु प्रदूषण का जो संकट है वो काफी चरम पे पहुंच गया है। आजादी की विश्व के टॉप 50 प्रदूषित शहरों में 39 शहर
भारत में। और वायु प्रदूषण से देश में लगभग 16.7 लाख मौतें हो रही हैं। तो क्या क्या है एक प्रकार का जो वायु प्रदूषण का चरम, वायु प्रदूषण का एक्सट्रीम लेवल ये इंडिकेट कर रहा है, ये संकेतक है कि जो हमारा वायु है वो स्वच्छ वायु नहीं रह गई है, उसमें सांस लेना दुर्भर हो गया है। तो हालांकि सरकार द्वारा ऐसे अनेक कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, स्वच्छ वायु कार्यक्रम, तमाम प्रकार के ऐसे कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, लेकिन फिर भी इसमें वायु की गुणवत्ता में बहुत व्यापक सुधार देखने को नहीं मिल रहा। जल संकट की स्थिति, भारत में लगभग 60 करोड़ लोग अत्यधिक जल संकट का सामना कर रहे हैं और भारत में लगभग 70% सतही जल को प्रदूषित हो गया है। सरकार के द्वारा इसे दूर करने के लिए प्रयास किया जा रहा है और जल योजना तमाम प्रकार की गतिविधियां चलाई जा रही है। अब और देखिए जरा सबसे ज्यादा जो हमारा भूमि है लैंड, भूमि का क्षरण भी हो रहा है। इसरो की जो रिपोर्ट है 2021 की रिपोर्ट है, इसके अनुसार भारत का 49.7% विभाग वो उपजाऊ हो गया है, कृषि उत्पादकता वहां पे कम हो गई है, डिजर्टिफिकेशन की स्थितियां बढ़ती ही जा रही हैं। और प्लास्टिक प्रदूषण अगर आप देखें तो भारत में वार्षिक लगभग 3.5 मिलियन मीट्रिक टन प्लास्टिक कचरा उत्पन्न हो रहा है और जिसका केवल आंशिक पुनर्चक्रण ही हो पाता है। तो सरकार के द्वारा इसे समाप्त करने के लिए एकल यूज प्लास्टिक की शुरुआत की गई है। 2022 से ही एकल उपयोग प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, लेकिन फिर भी जो है यह इसकी चरम स्थिति की ओर संकेत कर रहा है और वैश्विक तापमान में 1.2 की वृद्धि देखी गई है। नदियों का पिघलना और मानसून चक्र प्रभावित होने की वजह से व्यापक आपदाएं देखने को। विगत दिनों विकास गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए सरकार के द्वारा अनेक प्रकार के इंफ्रास्ट्रक्चर वर्क किए गए, साथ ही साथ व्यक्तियों के द्वारा भी वृक्षों की व्यापक स्तर पर कटाई की। तो इसकी वजह से हमारे मानसून चक्र में व्यापक स्तर पर प्रभाव पड़ा और सरकार द्वारा जो है कम होती वन भूमि के कारण अनेक प्रकार की जो है वायु 5 वर्षों में पर्यावरण मंत्रालय ने लगभग 97,000 हेक्टेयर वन भूमि को गैर वन उपयोगों के लिए डाइवर्ट किया है और 16 राज्यों में तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। पर्यावरण से वन्य जीवन संघर्ष बढ़ा है और इन सबके जो है वन्य जीवन संघर्ष को कम करने के लिए सरकार के द्वारा अनेक प्रकार के कदम उठाए जा रहे हैं, लेकिन फिर भी विगत वर्षों में यह देखा गया है कि जो वन्य जीव है उनका रिहायशी इलाकों में प्रवेश बढ़ गया है, क्योंकि मानव ने व्यापक स्तर पर वन ह्रास का कार्य किया है। क्या ये कह सकते हैं कि जहां पे वन्य जीवों के रहने का स्थान है वहां पे भी आवासीय घर बनाए गए हैं, वन का विनाश करते हैं। इसलिए भी जो है विगत वर्षों में वनों में कटौती हुई है और जिसकी वजह से मानसून गतिविधियों पर व्यापक प्रभाव पड़ा है। अगर उत्तर प्रदेश के संदर्भ में अगर आप देखें तो उत्तर प्रदेश के शहरों में यूपी के कानपुर, लखनऊ, प्रयागराज, वाराणसी सहित 17 शहर हैं जहां पे वायु गुणवत्ता का संकट जो है उनका गया है। गंगा प्रदूषण एक बड़ी चुनौती है। गंगा नदी का सर्वाधिक भाग 1025 किलोमीटर दूरी से होकर गुजरता है और अनेक प्रकार के औद्योगिक गतिविधियां गंगा नदी के किनारे होने की वजह से जल के व्यापक स्तर पर प्रदूषण का स्तर बढ़ा है। 10 रामसर स्थल हैं भारत में, तो उत्तर प्रदेश में कुल 10 रामसर स्थल हैं, जैसे हैदरपुर, नवाबगंज, समस्तीपुर, तो राज्य स्तर पर देश के तीर्थ स्थानों पर है और यहाँ पे जो है धर्मीय स्थलों पर भी विविधता को लेकर के संकट स्थितियां उत्पन्न हो रही है। तो यहाँ पर भी क्या है, प्रदेश में वर्तमान बनावट केवल 6.5%, इसे सरकार बढ़ा कर 15% करने का लक्ष्य रखा है। तो कहने का मतलब ये कि उत्तर प्रदेश में भी देखें तो जो पर्यावरण है उससे संबंधित अनेक परिदृश्य हैं जो चिंता का विषय है, उस पर ध्यान देने की जरूरत है। हालांकि सरकार द्वारा इस पर व्यापक स्तर पर कदम उठाया जा रहा है। अब हम लोग देखते हैं कि पर्यावरण संरक्षण के लिए क्या कदम उठाए जा सकते हैं भारत के स्तर पर भी और वैश्विक स्तर पर। तो इसे हम दो पार्ट में बांटते हैं, एक पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रयास, वैश्विक स्तर
और भारत के स्तर पर। वैश्विक स्तर पे किए जाने वाले प्रयास सबसे पहले 1972 सम्मेलन, उसके बाद 1957 में ब्रटलैंड रिपोर्ट, 1992 में यूरो समिट, क्योटो प्रोटोकॉल, आज तमाम कदम उठाए गए। इन सबके माध्यम से वैश्विक स्तर पर संस्थागत रूप से पर्यावरण संरक्षण को करने के लिए अनेक प्रकार के कदम उठाए। भारत के स्तर पर अगर देखें तो हम इसे 3 बातों में बांट सकते हैं। पहला तो इसका ऐतिहासिक, भारत में ऐतिहासिक स्तर पर पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। ऐतिहासिक स्तर पे हम देख सकते हैं। दूसरा जो है 1990 के दशक तक क्या कदम उठाए गए, और तीसरा 1990 के बाद एक एक करके समझते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि पर्यावरण संरक्षण के लिए 1972 टू 1992 तक क्या कदम उठाए गए। हमने यहाँ पे बात किया कि 1972 में सम्मेलन हुआ, संयुक्त राष्ट्र मानव पर्यावरण सम्मेलन के नाम से जाना जाता है, और पहली बार वैश्विक स्तर पर दुनिया के देशों ने एक साझा मंच बनाने की बातचीत किया। अब वो वक्त आ गया है जब हम लोगों को साझे स्तर पर पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रयास शुरू करने चाहिए। दूसरा जो है ब्रटलैंड की रिपोर्ट आउटकम, जिसका मेन थीम था और सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की अवधारणा यहाँ पे की, और वर्तमान की जो आवश्यकताओं जैसे पूर्ति बिना भविष्य पीढ़ियों से समझौता, यानी जो आवर कॉमन फ्यूचर था उसका मेन मोटिव क्या था, यह था कि हमें वर्तमान की जो आवश्यकताएं हैं उसके साथ समझौता किए बिना आने वाली पीढ़ियों के लिए भी हमें संसाधन को बचा के रखना। तो इस सिद्धांत से जो है कार्य करने की जो है शुरुआत की। तीसरा तो महत्वपूर्ण चीज है कि 1972 के 20 वर्षों बाद से स्टॉकहोम द संधि कहा जाता है। 1992 में ब्राजील के रियो de जनेरियो में एक व्यापक समिट हुई। ठीक है, इस व्यापक समिट में मुख्यतः 3 बातों पर, क्या कह सकते हैं 4 बातों पर फोकस किया गया। पहला जो जिन पहली चीज जिस पे फोकस की गई वो था सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जहां पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट के अंतर्गत एजेंडा 21 को एडॉप्ट किया गया। दूसरा बायोडाइवर्सिटी, जो विविधता के संरक्षण के लिए सीबीडी कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को जो है वो बनाया गया, और क्लाइमेट चेंज के लिए यूएनएफसीसी की स्थापना की, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क ऑन क्लाइमेट कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, इस पे हस्ताक्षर किए गए, और इसके तहत कोप की शुरुआत, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की शुरुआत। उसके बाद अगर देखें तो 1992 के 5 सालों बाद 1997 में जापान के क्योटो शहर में जो है कोप की 5वीं बैठक, इस बैठक में प्रोटोकॉल को जो है स्वीकार किया गया, और विकसित देशों के लिए ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन कम करने की बात का लक्ष्य निर्धारित। ये कहा गया कि जो विकासशील देश है अभी उन्होंने जो है विकास की जो मुख्य अवधारणा है उससे वो पूरी तरह से लक्षित नहीं हो पाए, लेकिन जो विकसित देश है उन्होंने व्यापक स्तर पर विकास गतिविधियों को बढ़ावा दिया है, जिसकी वजह से ग्रीन हाउस गैसों का उत्पादन बढ़ा है, और इसलिए ग्रीन हाउस गैसों को कम करने के लिए उनके लिए बाध्यकारी लक्ष्य निर्धारित किया गया।
और स्वच्छ विकास खंड सीडीएम की शुरुआत जो है यहीं से की गई। एग्जाम के लिए दो बातें महत्वपूर्ण है, कभी-कभी एग्जाम में पूछा जाता है कि सीडीएम जो स्वच्छ विकास खंड है उसकी कॉन्सेप्ट की शुरुआत कहां से हुई? तो 2015 में पेरिस समझौता की मीटिंग में और ये कहा गया कि वैश्विक तापमान वृद्धि को 2 डिग्री सेल्सियस से कम करके 1.5 डिग्री सेल्सियस पे लाने का जो है वो लक्ष्य निर्धारित किया गया और ये कहा गया कि इसमें स्वैच्छिक सभी देशों की सहभागिता है, स्वच्छताएं रहें ताकि हर देश अपने स्तर पे अपनी प्रतिबद्धताएं तय करे और उसके स्तर पे कार्य करे। 2015 में सतत विकास लक्ष्य को स्वीकार किया गया। इसके तहत कुल 17 विकास लक्ष्य निर्धारित किए गए। इसमें 3 जो है वो वायु पर्यावरण से संबंधित जैसे जलवायु कार्रवाई जो टारगेट 913 है, लक्ष्य 14 जल संरक्षण को और लक्ष्य 3 स्तनपायी तंत्र का संरक्षण, ये भी आपके एग्जाम में ठीक है। मेंस का आंसर लिखने में भी जो है ये पॉइंट आपके लिए जरूर। वर्तमान में जो है वो सम्मेलन यूएनईपी आदि के तहत अनेक प्रकार के कार्यक्रम जो है और रिपोर्ट पब्लिश किया जा रहा है ताकि जो है समय समय पर जलवायु परिवर्तन, पर्यावरण प्रदूषण और पर्यावरण संरक्षण आदि को लेकर के उन्हें क्या प्रगति है उसका एक जो है कॉम्पिटिटिव आधार तैयार किया जा सके। अब देखिए भारत के सबसे हमने पहली बात किया कि भारत स्तर के संरक्षण के क्रम को 3 भागों में बांट देख सकते हैं। तो पहला जो मैंने आपसे बात किया जो ऐतिहासिक आधार, तो आप देखिए कि कौटिल्य से सम्राट अशोक तक जो है इस स्तर पे क्या कार्य किए। अगर हम देखें तो जो हमारा प्राचीन नीति शास्त्र है उसमें यह कहा गया कि राज्य का जो प्रमुख कर्तव्य है कि वनों की रक्षा की जाए और नए वन क्षेत्रों का योजनाबद्ध तरीके से विकास किया। अशोक ने जीवों के संरक्षण के लिए वन्य जीवों के संरक्षण के लिए ये बनाया, टीका का प्रतिबंध लगाया और औषधि उद्यानों की स्थापना करने का जो है वो जो है उसके प्रावधान मिलते हैं। तो हम कह सकते हैं कि भारत में ऐतिहासिक स्तर पर ही पर्यावरण वन और जीवों के संरक्षण के लिए कदम उठाए गए। अगर हम देखें तो हमारे संविधान में जो है पर्यावरण संरक्षण के लिए व्यापक प्रावधान जैसे अनुच्छेद 1 राज्य के नीति से तत्वों के अंतर्गत यह कहा गया है कि राज्य पर्यावरण संरक्षण तथा संवर्धन वन और वन्य जीवों की रक्षा करने का प्रयास करेगा। अनुच्छेद 51 के तहत केवल एक चीज के तहत नागरिकों का मूल कर्तव्य यह बताया गया है प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करना, उनका संवर्धन करना प्रत्येक भारतीय नागरिक का मूल कर्तव्य। ठीक है, आपको याद होगा कि एमसी मेहता के केस सुप्रीम कोर्ट में अनुच्छेद 21 के तहत माननीय उच्च न्यायालय ने माना कि जीवन के अधिकार में स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार अंतर नहीं, यानी हर व्यक्ति को स्वच्छ पर्यावरण, स्वच्छ वातावरण में वायु लेने का, सांस लेने का अधिकार है। यह व्यक्ति में सुप्रीम कोर्ट द्वारा यह निर्णय दिया गया। और दूसरा जो है एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 संसद के द्वारा पास किया गया है। तो आगे हम इसकी चर्चा करेंगे। एनडीपी एक्ट 2010 जो है अब नया प्राधिकरण बनाया गया है जो पर्यावरण से संबंधित जो मामले हैं उनका त्वरित रूप से निवारण करने के लिए प्रतिबद्ध है। अब क्या देखिए कि संस्थागत रूप से क्या प्रयास किए पर्यावरण संरक्षण को लेकर। 1972 में जब पहली बार स्टॉकहोम सम्मेलन की मीटिंग हुई उसके बाद से ही भारत ने पर्यावरण संरक्षण के लिए कदम उठाना शुरू कर दिया। सबसे पहले भारत सरकार के द्वारा वन जीव संरक्षण अधिनियम 1972 को पार्लियामेंट के द्वारा पास किया गया। 1973 में टाइगर एक्शन प्लान बनाया गया। वन जीवों के संरक्षण की शिकार पर रोक लगाया गया। संरक्षित क्षेत्रों की स्थापना का प्रावधान किया गया और 1980 में वन संरक्षण अधिनियम 1980 पास किया गया और इसके तहत जो प्रावधान किए गए हैं उससे वनों को गैर वन उपयोग में बदलने पर केंद्र सरकार की अनुमति अनिवार्य है। यानी कि अगर कोई वन क्षेत्र है तो उसे गैर वन क्षेत्र में बदलने पर जो है केंद्र सरकार की अनुमति देना अनिवार्य है। वनों की रक्षा के लिए अनेक प्रकार के कानून बनाए गए। इसे आप डिटेल में पर्यावरण वाले टॉपिक पे पर्यावरण वाले बात पढ़ेंगे तो उसमें हम यही भी छोड़ेंगे। तो वायु प्रदूषण के नियंत्रण के लिए वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1981 पास किया गया। साथ ही साथ पर्यावरण संरक्षण के लिए 1986 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 पास किया गया। गोपाल गैस क्रांति के बाद ये कानून केंद्र सरकार के द्वारा बनाया गया। पर्यावरण की सुरक्षा के मूल कानून है जिसे अम्ब्रेला कानून के नाम से, अम्ब्रेला एक्ट के नाम से भी जाना जाता है, जिसका पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में व्यापक प्रभाव आप होता है। अब इसमें 1990 के बाद अगर आप देखते हैं तो भारत के द्वारा 1991 में तटीय विनियमन क्षेत्र सूचित किया गया। तटीय क्षेत्रों की संरक्षण विनियमन और संतुलन को बनाए रखने के लिए 2002 में राष्ट्रीय जैव विविधता अधिनियम 2002 संसद के द्वारा पास किया गया जैव विविधता संरक्षण के लिए। और 2008 में जलवायु परिवर्तन
राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्य योजना की शुरुआत की गई और राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण ने यहाँ फैसला कर लिया कि जो पर्यावरण से संबंधित मामले हैं उनका त्वरित निपटारा करने के लिए 2010 में राष्ट्रीय न्यायिक हरित प्राधिकरण की स्थापना की गई। यह एक अर्ध न्यायिक निकाय है और जो इसकी एक समय सीमा तय की गई है, कम से कम 6 महीने में ये पर्यावरण से संबंधित मामलों का निपटारा करें। वर्तमान में सरकार के द्वारा पर्यावरण संरक्षण के लिए अनेक प्रकार के कदम उठाए जा रहे हैं, स्वच्छ भारत मिशन, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन मिशन, जीवन विकल्प उद्योग, प्लास्टिक पर प्रतिबंध, हरित ऊर्जा, ई वाहन। तो इस तरह से जो है भारत सरकार के द्वारा व्यापक स्तर पे पर्यावरण संरक्षण के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। तो अंतिम बात यह है, एक पृथ्वी, एक भविष्य और साझा संकल्प, यानी